कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके पे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे आधुनिक भारत के इतिहास के विषय पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत ही अच्छा सेक्शन चल रहा है, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट @ पे हर तरह के सब्जेक्ट टॉपिक वाइज उपलब्ध हैं दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप वर्नाइलर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। लगभग 1000 से 1500 के आसपास MCQ क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो UPSC हो, UPPSC हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो सक्सेस पॉइंट @ आपके साथ लगा हुआ है दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। मजबूती के साथ डटे रहिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आधुनिक भारत के विषय के अंतर्गत आज हमारा जो विषय होगा दोस्तों वो होगा 1858 का जो चार्टर अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 बना था उसके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत पहला चार्टर अधिनियम था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत पहला चार्टर अधिनियम था। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों, रियासतों और सैनिकों के संतोष के कारण ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन करने और संप्रभुत्ता ग्रहण करने का निर्णय लिया था। यानी कि जो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत पहला चार्टर अधिनियम था। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों पहला अधिनियम तो 1793 में ही बन गया था, है कि नहीं बन गया था? पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट बना, फिर उसके बाद 1793 का बना, फिर 1813 का बना, फिर 1833 का बना, फिर 1855 का बना। दोस्तों बात समझ में आ रही है? इस तरह से बहुत सारे आपके चार्टर एक्ट बने, पर यहाँ बात हो रही है 1858 की। जो 1858 था वो ब्रिटिश शासन का जो चार्टर अधिनियम था उसमें सबसे मजबूती का अधिनियम माना जाता है, इसलिए वो बात कही गई है, पहली लाइन। चलिए आगे देखते हैं। विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों, रियासतों और सैनिकों के असंतोष के कारण ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन करने और संप्रभुत्ता ग्रहण करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों, रियासतों और सैनिकों के बीच क्या था? असंतोष की होने लगा था, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन करने और संप्रभुत्ता ग्रहण करने का निर्णय ले लिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया गया, जिसे भारत की बेहतर सरकार का अधिनियम कहा गया। समझ में आई? 1857 का विद्रोह हुआ और 1857 के विद्रोह के बाद जितने भी भारतीय थे, जितने भी रियासत थे, जितने भी सैनिक थे, इन सबों में क्या हो गया? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष पैदा हो गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन करने के लिए और संप्रभुत्ता ग्रहण करने का निर्णय ले लिया, यानी उन पे अपना अधिकार जमाने का निर्णय ले लिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया, उस विधेयक को पारित किया गया, जिसे भारत के बेहतर सरकार का अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम को स्वीकृति के बाद दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जाना गया, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसने भारत के शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। यानी कि भारत में किस तरह का शासन होगा, किस तरह से प्रशासन किया जाएगा भारत में, उसका एक महत्वपूर्ण मोड़ को क्या किया था? चिन्हित किया था, यानी कि बताया था, एक इशारा किया था।
इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत के प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। बात समझ में आई? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी शासन था भारत पर, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और भारत के प्रशासन को किसके हाथों में दे दिया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष शासन की स्थापना की और भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। बात समझ रही? इस अधिनियम ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष शासन की स्थापना कर दी और भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रख दी कि ब्रिटिश राज्य कैसे होगा। बात समझ आई दोस्तों? उसने क्या किया कि प्रत्यक्ष शासन की स्थापना की और भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी। ब्रिटिश सरकार के हाथों में सत्ता को केंद्रित किया और भारत के लिए राज्य सचिव का पद पेश किया। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, उसने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में सत्ता दे दी और भारत के लिए राज्य सचिव का पद पेश किया। इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं में सुधार भी लाए और माफ़ कीजिएगा, और विधान परिषदों की भूमिका का विस्तार भी किया। इस अधिनियम ने क्या किया कि भारतीय जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें क्या किया? सुधार लाए और विधान परिषदों की भूमिका का भी विस्तार किया। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 की विशेषताओं के बारे में। पहला है भूमि या पृष्ठभूमि मान लीजिए। तो 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अधिनियमित, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो बना था वो किस कारण से बना था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद बना था। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का उन्मूलन भी किया गया। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन व्यवस्था किसको सौंप दी? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष शासन। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण ग्रहण कर लिया। यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत का जितना भी प्रशासन था उस पर सीधा यानी डायरेक्ट कंट्रोल करने लगे और भारत के लिए राज्य सचिव का पद जो है वो स्थापित कर दिया। ब्रिटिश राज्य की स्थापना की बात करें तो इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज्य की नींव रखी जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक कायम रहा। समझ में आ रही दोस्तों? अब देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करें तो इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार के हाथों में सत्ता को विकेंद्रित कर दिया, जिससे भारतीय प्रांतों की स्वतंत्रता क्या हो गई? कम हो गई। जो भारतीय प्रांत थे यानी भारतीय राज्य थे, उनकी स्वतंत्रता क्या हो गई? कम हो गई, यानी उनकी स्वतंत्रता कुछ कम हो गई। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, भारत के राज्य सचिव। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के लिए सचिव का पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश भारत के शासन और नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार था। यानी जो भारत का राज्य सचिव था, जो भारत का सचिव था, वो क्या करता था? ब्रिटिश भारत के शासन और नीतियां बनाने के लिए वो काम करता था। आगे चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा। इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं में सुधार पेश किया, जिससे भारतीयों को निचले स्तर पर प्रशासन में भाग लेने की अनुमति मिली। जैसे कि पहले के जो चार्टर अधिनियम थे 1833, 1858, है ना, माफ़ कीजिएगा 1833, 1853। 1833 में दोस्तों जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए मतलब पेश किया गया था, लेकिन जो पारित किया गया था वो 1853 में किया गया था, लेकिन उसमें भी भारतीयों की भागीदारी नहीं थी। उस भागीदारी में सुधार करने के लिए क्या किया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो पेश किया गया था उसमें सिविल सेवा को सुधार किया गया और भारतीयों को निचले स्तर पर भाग लेने की अनुमति मिल गई। आगे चलते हैं। अब है दोस्तों विधान परिषदें। भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया कि विधान परिषदों की भूमिका का विस्तार किया, यानी उनकी जो भूमिका थी उसको बढ़ा दिया तथा उन्हें सीमित प्रतिनिधित्व और सलाहकारी कार्य प्रदान किया। यानी उन्हें क्या किया कि सलाहकारी, यानी कि वो क्या करेंगी? विधान परिषदें क्या करेंगी? ब्रिटिश संसद को सलाह देने का काम करेंगी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अभी तक हम लोगों ने पृष्ठभूमि देखी, उसी के बारे में हल्की सी झलक देखेंगे, बस और कुछ नहीं है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के परिणाम ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन कर लिया, भारत शासन को सीधे नियंत्रित किया। बेहतर भारत सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित किया गया
और यह अधिनियम जो पेश किया गया था वो 1 अगस्त 1858 को संसद में पारित किया गया था। याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1 अगस्त 1858 को पेश किया गया था। भारत में इस अधिनियम को 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित करके लागू किया गया। अगर इलाहाबाद की बात करें पर्सनली, तो इलाहाबाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 को कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1 नवंबर 1858 को। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रमुख प्रावधान के बारे में। पहला प्रावधान क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसीमन कर दिया गया और भारत पर प्रशासन उसकी शक्ति समाप्त कर दी गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे समाप्त कर की ओर अग्रसर कर दिया गया और उसकी शक्ति को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आगे है पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से स्थापित दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 का जो नियम बना था दोस्तों, पीट्स इंडिया एक्ट, उसके माध्यम से क्या किया गया? दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है भारत के संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सचिव को सौंप दी गई, जो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और ब्रिटेन में रहते थे। यानी कि जो सचिव थे वो कैबिनेट मंत्री होते थे और ब्रिटेन में रहते थे। अगला है प्रशासन में सहायता के लिए राज्य सचिव को 15 सदस्यीय सलाहकार जो है क्या किए गए थे? सौंपे गए थे। प्रशासन को सहायता देने के लिए जो राज्य सचिव था उसको भी 15 सदस्य दिए गए थे जो उसको सलाह देते थे। आगे भारत में राज्य सचिव की सहायता के लिए वायसराय नामक एक नया पद भी बनाया गया था। यानी भारत सरकार अधिनियम ने राज्य सचिव की सहायता के लिए वायसराय नामक एक पद भी बनाया था। आगे चलते हैं। आगे है ब्रिटिश संसद भारतीय मामलों के संबंध में प्रश्न पूछ सकती थी। जो ब्रिटिश संसद थी भारतीय मामलों के संबंध में भी प्रश्न पूछ सकती थी। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल का पद एक ही व्यक्ति द्वारा संभाला जाता था। आगे है ब्रिटिश सरकार ने व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया, जिसका अर्थ था कि आगे कोई भी प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो व्यपगत का सिद्धांत था, हड़प का जो सिद्धांत था, उसको समाप्त कर दिया गया। आगे है भारतीयों की को योग्यता के आधार पर ब्रिटिश भारतीय सरकार में सेवा करने की अनुमति दी गई। किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सैन्य कर्मियों की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सरकार के अधीन होती थी। यानी कि जो सैन्य कर्मी थे उनकी नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सरकार के द्वारा की जाती थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 का महत्व। फिर दोस्तों 1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत के शासन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तुत एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह 1857 का जो विद्रोह हुआ था के निर्दयी दमन के बाद आया, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ। यहाँ मुख्य तत्व और उनका महत्व बताया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला महत्व क्या है प्यारे दोस्तों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पतन के परिणाम स्वरूप इसकी शासकीय शक्तियाँ भी समाप्त हो गई। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का पतन हो गया तो उसकी शक्तियाँ भी समाप्त हो गई और इसकी सभी प्रशासनिक शक्तियाँ क्राउन को सौंप दी गई। कौन से क्राउन? ब्रिटिश क्राउन को, जिससे कंपनी का 1 शताब्दी पुराना शासन समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम के तहत, जिससे ब्रिटिश सरकार के हाथों में सत्ता केंद्रित हो गई और प्रशासन की बोझिल संकर प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। बात समझाइए दोस्तों। यानी कि जो नियंत्रण बोर्ड था, जो निदेशक मंडल था, उनको समाप्त कर दिया गया और जितनी भी शक्तियाँ थीं वो सब, जितनी भी सत्ता थी वो ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई, जिसने कुशल प्रशासन के सभी प्रयासों को दूषित कर दिया। बात समझ आ रही? आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में पुनः नामित किया गया, जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। भारतीय प्रशासन में शाही नियंत्रण और केंद्रीय प्राधिकरण का भी प्रतीक था। कौन? गवर्नर जनरल। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, प्रशासन के कुशल संचालन के लिए अधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र था तथा सत्ता का संकेंद्रण अंग्रेजों के हाथों में था। यानी प्रशासन का जितना भी सत्ता का जो संकेंद्रण था, जो केंद्र था, वो किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में था। प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम की सीमाएं। आइए देखते हैं।
हालांकि इस अधिनियम ने भारत के शासन में बदलाव को चिन्हित किया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थीं। आइए देखते कौन कौन सी सीमाएं थीं। पहला है दोस्तों, इस अधिनियम ने भारत के शासन में पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान नहीं किया था। इस अधिनियम ने क्या किया था कि भारत के शासन में जो भारतीय प्रतिनिधित्व था उसका प्रावधान नहीं किया था। इस अधिनियम के तहत स्थापित विधान परिषदों के पास सलाहकारी कार्य सीमित थे और उनके पास वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था। आगे, इस अधिनियम ने सत्ता को ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित तो कर दिया, इसने भारतीय प्रांतों की स्वायत्तता को भी कम कर दिया और उनकी खुद प्रशासन करने की क्षमता को भी सीमित कर दिया। आगे चलते हैं। आगे है प्यारे दोस्तों, इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवाओं में कुछ सुधार पेश किए, जैसे कि भारतीय को उच्च प्रशासनिक पदों पर भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने में विफल रहा। यानी ये जो अधिनियम था वो क्या करता था कि जो प्रशासनिक पद थे उसमें भारतीयों को भाग लेने के लिए जो महत्वपूर्ण अवसर प्रदान होते थे उसमें भारतीयों को नहीं मिल पाता था वो अवसर। आगे है, इस अधिनियम ने भारत के लिए एक व्यापक संवैधानिक ढांचा स्थापित नहीं किया था, इससे स्पष्ट कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अभाव हो गया। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था उसने क्या किया कि संवैधानिक ढांचा स्थापित नहीं किया था, जिससे कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का क्या हुआ, अभाव हो गया। आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक प्रगति को बरकरार रखा। इसने एक ऐसी शासन प्रणाली को कायम रखा जो भारतीय लोगों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं थी। बात समझे, भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया कि भारत में ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक प्रकृति को बरकरार रखा था। इसने क्या किया, एक ऐसी शासन प्रणाली को कायम रखा जो भारतीय लोगों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह नहीं थी। यानी भारतीय लोगों को कोई भी उनके प्रश्न पूछने पर या कोई भी चीज़ पूछने पर उनको जवाब नहीं दे सकती थी। आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 की कुछ कमियों के बारे में। 1858 भारत सरकार अधिनियम, जिसे अक्सर भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण कानून था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का तो अंत किया, इसने भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। बिल्कुल सही बात है। हालांकि इसने कई बदलाव लाए, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थीं। आइए देखते हैं वो कमियां कौन कौन सी थीं। आइए दोस्तों देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की कमियां और उसमें कौन कौन सी कमियां थीं उसके बारे में देखते हैं। पहली जो कमियां थीं वो क्या थी दोस्तों, पहली थी ब्रिटिश नियंत्रण जो जारी था भारत पर। इस अधिनियम ने लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत नहीं की या भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में समर्थक प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया था। यानी कि भारतीयों को अपने ही देश में प्रशासन में समर्थक या मतलब समर्थन देने का या सहायता देने के लिए कोई प्रदान नहीं किया था या प्रतिनिधित्व नहीं बनाया था भारतीयों को। इसके बजाय इसने भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखा और अंतिम अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रख दिया। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, भारतीय भागीदारी का अभाव था इसमें। इस अधिनियम में सरकार के उच्चतम स्तरों में भारतीयों की भागीदारी के लिए प्रावधान शामिल नहीं थे। इसने विधान परिषदों में कुछ भारतीय प्रतिनिधित्व की अनुमति तो दी, लेकिन इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां थीं और वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों के पास था, न कि भारतीयों के पास। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, सीमित प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम ने क्या किया, यानी जो भारत सरकार अधिनियम था उसने शासन की एक केंद्रित प्रणाली स्थापित की जिसमें वायसराय और गवर्नर जनरल को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त थीं। इसमें प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्तता नहीं दी गई थी, यानी जो प्रांत थे उनको पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और चिंताओं को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सकता था। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता की अनदेखी किया गया इसमें। इस अधिनियम ने क्या किया कि भारत की विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान नहीं रखा। ठीक है, यानी इस अधिनियम ने भारत की विशाल जो सांस्कृतिक है, भाषाई है और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में नहीं रखा। इसने एक समान शासन प्रणाली को लागू किया जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं और भाषाओं को पर्याप्त सम्मान या समायोजन नहीं करती थी। ठीक है, इसने क्या किया, एक समान शासन प्रणाली लागू की। आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 का क्या क्या प्रभाव पड़ा। पहला है, भारत सरकार ने सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के बाद 1892 में सहमति आयु विधेयक के रूप में एक नया सामाजिक कानून बनने में लगभग 35 साल लग गए। भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया, जो सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। तो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो 1956 के बाद
1892 में सहमति की गई आयु विधेयक के रूप में एक नया सामाजिक कानून लाया गया और इस कानून को लाने में 35 साल लग गए, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 10 से बढ़ाकर 16 करने की बात की गई। यानी इस अधिनियम में क्या किया गया कि लड़कियों की शादी की जो उम्र थी वो 10 से बढ़ाकर 16 की गई, करने की बात कही गई थी। आगे देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश लोग अपनी निजी क्लबों और अच्छी तरह से सुरक्षित छावनियों में देसी प्रदूषण से यथासंभव दूर रहने की कोशिश करते रहे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे वो निजी क्लबों में और अच्छी तरह से सुरक्षित छावनी में रहने लगे और वो प्रदूषण से बचते रहे। आगे है, भारतीय समाज के साथ ब्रिटिश संपर्क कम हो गए क्योंकि अब बहुत कम ब्रिटिश पुरुष भारतीय महिलाओं के साथ संबंध रखते थे। आगे क्या है कि पहले अंग्रेज भारतीय जीवन और संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन अब उनकी यह प्रवृत्ति संदेह, उदासीनता और भय में बदल गई थी। बात समझ में आ रही दोस्तों? आगे चलते हैं। सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। इससे क्या हुआ कि जो नस्ली अहंकार था वो बढ़ गया। 1858 के बाद से भारतीय प्रशासन विश्व की सबसे बड़ी समाजवादी नौकरशाही द्वारा चलाया जाने लगा। बात समझाई? भारतीय प्रशासन जो था वो विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी नौकरशाही द्वारा चलाया गया, जिसका शासन अत्यधिक केंद्रीकृत और निरंकुश होता गया। आगे है, वायसराय की कार्यकारी परिषद एक लघु मंत्रिमंडल बन गई, जिसमें एक पोर्टफोलियो प्रणाली थी। ठीक है, इसमें कौन सी प्रणाली थी? पोर्टफोलियो। प्रत्येक सदस्य को 5 विभागों गृह, राजस्व, सैन्य, वित्त और कानून में से एक सौंपा गया था। यानी इसमें से कोई भी एक उसको कार्य सौंपा गया था। कमांडर इन चीफ 6 असाधारण सदस्यों के रूप में बैठते थे। आगे चलते हैं। तो पहले दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन भी आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। हो सकता हो जिनको ये वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, कोई भी देख सकता है। इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।